हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जीव विज्ञान की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो कि क्लास 12th की है, उसका उसी को आज आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है। मीन्स आपको बताना है जो गर्भ निरोधक विधियां हैं उनमें से निम्न में से कौन सी विधि गर्भ निरोधक से संबंधित है। आवर्ती विधि, संभोग व्यवधान विधि या रासायनिक पदार्थ का प्रयोग या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी गर्भ निरोधक विधि से ही संबंधित है, जिसमें आवर्ती विधि और संभोग व्यवधान विधि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है, जबकि रासायनिक पदार्थ का प्रयोग एक बाधा व्यवधान विधि है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर ये है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनल गोली का एक घटक है। मीन्स हार्मोनल गोली का घटक क्या है, आपको ये बताना है। एलएच है, प्रोजेस्टेरॉन है, एफएसएच है या थायरॉक्सिन है। इसमें से एलएच और एफएसएच के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव क्या कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। तथा प्रोजेस्टेरॉन का संबंध सीधे आपके हार्मोनल गोली जो होता है उससे, मीन्स कि हार्मोनल चेंजेस से संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्मोनल गोली का एक घटक है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है जी, इसका आंसर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्या पुरुष से संबंधित है। मीन्स आपको बताना है कि पुरुष से निम्न में से कौन सी विधि संबंधित है। वैक्सेक्टॉमी, गोलियां या ट्यूबेक्टॉमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गोलियां और ट्यूबेक्टॉमी तो स्त्री से संबंधित गोलियों का उपयोग करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में कुछ गोलियों का प्रयोग करते हैं, महिलाएं यूज करती हैं। ट्यूबेक्टॉमी महिला नसबंदी है, तो ये दोनों ऑब्वियसली गलत हो गए आप खुद से ही। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन बचता है सिर्फ एक, वो होता है वैक्सेक्टॉमी। अतः जो वैक्सेक्टॉमी ही इसका सही जवाब होगा। वैक्सेक्टॉमी होता क्या? पुरुषों में नसबंदी, पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको बोलते हैं वैक्सेक्टॉमी। अच्छा, कुछ लोगों को वैक्सेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी में कंफ्यूजन रहता है, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ट्यूबेक्टॉमी जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वो मादा के कहाँ पर होती है? फैलोपियन फैलो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। तो अब ये जो ट्यूब होता है, ट्यूब से ही इसको याद करके रखिएगा कि जो ट्यूब का संबंध होगा वो किससे होगा? मादा से होगा। और तो इस हिसाब से अगर ये सिर्फ ये पॉइंट आप अपने ध्यान में रखेंगे कि जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वो मादा में संपन्न होती है। मादा के किस भाग में होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो जो महिला में नसबंदी होती है वह महिला के फैलोपियन ट्यूब यानी कि ट्यूब में बाधा उत्पन्न करती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, आई होप कि आगे आपको इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वैक्सेक्टॉमी का संबंध किससे है, ट्यूबेक्टॉमी का संबंध किससे है। ट्यूबेक्टॉमी ट्यूब ट्यूब का संबंध होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब होता है मादा में। तो ट्यूबेक्टॉमी किसके लिए हो जाएगा? महिला के लिए। और इस क्वेश्चन का जवाब सही जवाब है वैक्सेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये आंसर है अगर आपको। अच्छा हाँ, वैक्सेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी दोनों ही क्या कहते हैं, परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है। अस्थायी नहीं, जब बल्कि ये एक स्थायी विधि है जो हमेशा कारगर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में से उन रोगों की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। आपको बताना है यौन संचारित उन रोगों के बारे में जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है
सिफिलिस, एड्स, सुजाक या इसी को बोलते हैं गोनोरिया या लैंगिक मस्से। इनमें सिफिलिस, सिफिलिस, सुजाक और लैंगिक मस्से, ये तीनों क्या होते हैं आपके, ये तीनों होते हैं जो कि लैंगिक अंगों को प्रभावित करते हैं, जबकि एड्स सिर्फ एकमात्र ऐसा लैंगिक यौन संचारित रोग है जो कि किसी भी अंग को नहीं प्रभावित करता, बल्कि आपके पूरे प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र या इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे 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 कि क्या होता है कि हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। और एड्स एक लाइलाज बीमारी है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा होता है, वायरसों के द्वारा होता है। इसका वायरस क्या होता है, HIV, एक्वायर्ड इम्यूनो, HIV, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एड्स। एड्स ही एकमात्र ऐसा क्या कहते हैं रोग है जो कि लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। इसका आंसर देख लीजिए, एड्स एक विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित यौन संचारित रोग है जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। और एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, HIV, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक। और जबकि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, एड्स, एक मिनट, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जबकि HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एड्स का और HIV का पूरा नाम भी याद करके रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, तो एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, इसका जवाब ये है HIV। और या फिर पूछता है एड्स का पूरा नाम बताइए, HIV का पूरा नाम बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा, अच्छा, अगर आप लोगों को ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, उनके उनके प्रैक्टिस सेट सीरीज आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों को ये PDF फॉर्म में चाहिए हो, नोट्स PDF फॉर्म में अगर चाहिए हो, तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाइए। और वहां पर आपको ये PDF फॉर्म में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कीजिए PDF को, और एक बार फिर से घर पर खुद से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे और बेहतरीन हो जाएगी। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ये लिंक दे रखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य, आपको इसके बारे में बताना है। जो WHO होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य जनन के वे सभी पहलुओं सहित जो कि जनन के पहलू होते हैं उनके साथ साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य को ही क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक
तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष क्या कहते हैं आपका जो होता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या? वैश्विक रूप से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उस जनसंख्या से हम लोग बढ़ती जनसंख्या पे किस प्रकार से अंकुश लगा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर ये है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। ART या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें जो दंपति संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं या किसी कारणवश वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो और जिसका इलाज भी संभव नहीं है, तो उसके लिए कई सारी तकनीकी को अपनाया जाता है, जिससे जो दंपति संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता डेवलप की जा सके या उसमें सहायता प्रदान की जा सके। चलिए, जिसके लिए क्या कहते हैं, कई सारे तकनीक हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे जिप्ट का ZIFT या GIFT, ठीक, या फिर ICSI, ये सब जो थी तकनीकें, ये क्या थी? ART के ही कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART, इसी को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट तकनीकों में कौन कौन सी, जैसे ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आदि द्वारा उन बांध दंपतियों को जो संतान उत्पन्न कर बांध दंपति का तात्पर्य होता है जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम है, उनमें संतान उत्पत्ति में सहायता प्रदान करना, जिसका समान उपचार संभव नहीं है। मीन्स कि जिन दंपतियों में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता बहुत कम होती या नहीं होती है तथा सामान्य उपचार भी संभव नहीं है, उसमें ART तकनीक को अपनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा हाँ, इसके कुछ टाइप्स ये हैं, जैसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या आई ये है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IUI इंट्रायूरेटाइन इंस्टिमिनेशन, और IFT हो गया, ICSI हो गया। ये सब टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके इन जो क्या कहते हैं बंध दंपति होते हैं या संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, तो उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करते हैं, और इन सभी तकनीकों को ही बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रायूरेटाइन डिवाइस या IUD किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करती है? IUD को ही बोलते हैं अंतःगर्भाशयी युक्त। अंतःगर्भाशयी युक्त में क्या होता है? IUD
को गर्भाशय मार्ग द्वारा गर्भाशय गुहा में रोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय गुहा में जब ये रोपित हो जाता है तो इसका मुख्य कार्य होता है अंडाणुओं या शुक्राणुओं की जनन क्षमता को क्षीण करना तथा उनको आपस में संलयित होने से बाधा उत्पन्न करना, जिससे कि क्या होता है कि जो जनन प्रक्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है और सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया में अवरुद्ध उत्पन्न होता है। और इसमें यूज करते हैं एक डिवाइस का, जिसको बोलते हैं कॉपर टी। कॉपर टी टी नुमा एक छड़ होती है जो कि कॉपर की बनी होती है। ये महिला के गर्भाशय में रोपित की जाती है, जो कि अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं को आपस में संलयित होने में बाधा उत्पन्न करके गर्भ निरोधक का कार्य करती है। इसका आंसर देख लेते हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति या आईयूडी, आईयूडी को योनि मार्ग के द्वारा किसमें गर्भाशय गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन या आयन जो इस युक्ति द्वारा जो क्या कहते हैं इस युक्ति द्वारा जो डिवाइस को हम स्थापित करते हैं गर्भाशय गुहा में, उससे कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है या आयन मुक्त होते हैं, जिससे कि क्या होता है अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अंडाणु शुक्राणु आपस में संयुग्मित नहीं हो पाते, उसमें अवरोध उत्पन्न कर हो जाता है तथा गर्भाशय को रोपण हेतु अनुपयुक्त बना देता है, जिससे कि गर्भधारण रुक जाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉपर मोचक आईयूडी, जो कॉपर से बनी आईयूडी होती है उसमें पहला है कॉपर टी और दूसरा मल्टी लोडेड 375। ये हो गया आपका कॉपर मोचक। कभी कभी नाम पूछ लेता है कॉपर मोचक से संबंधित है, उसमें दे देंगे कई सारे ऑप्शंस या कई सारे ऑप्शंस और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो कॉपर टी या मल्टी लोडेड 365। तो आपको टिक करके बताना होगा ये है कॉपर मोचक आईयूडी से संबंधित कौन कौन से, कॉपर टी और मल्टी लोडेड 375। और दूसरा है हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक आईयूडी होता है LNG-20। LNG-20 एक हार्मोन मोचक डिवाइस होता है। इसको भी इसी तरह पूछ सकते हैं हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सा है, उसमें कॉपर टी दे सकते हैं, मल्टी लोडेड दे सकते हैं और एक ऑप्शन और उसमें सम्मिलित कर देंगे, साथ में LNG-20 दे देंगे। तो आपको LNG-20 में टिक करना रहेगा बस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसको एक चित्र के माध्यम से भी देख लीजिए। ये मान लीजिए ये क्या है, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, इसमें क्या है योनि मार्ग द्वारा, योनि मार्ग ये हो गया, योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय गुहा में एक कॉपर की टीनुमा छड़ को रोपित कर देते हैं, जो कि यहाँ निषेचन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है और शुक्राणुओं का प्रवेश यहाँ से होता है। शुक्राणु कहाँ से प्रवेश होते हैं? यहाँ से प्रवेश होते हैं। तो ये शुक्राणुओं के प्रवेश के साथ साथ शुक्राणुओं की क्षमता, कॉपर का जो कॉपर आयन होता है वो शुक्राणुओं की गति को क्षीण कर देती है। एक तो प्रवेश में बाधा उत्पन्न करती है, प्लस इसका कार्य क्या होता है उसकी क्षमता को भी क्षीण कर देती है। मान लीजिए गलती से भी अगर पहुंच गया तो वह इतना डेवलप नहीं रहता है या इतना विकसित नहीं रहता है कि वह अंडाणु को भेद कर निषेचन की क्रिया को संपन्न कर सके। और पहली बात तो ये प्रॉपर्टी जब लग जाती है, ये प्रॉपर्टी तो यहाँ और ये यहाँ से जो स्पर्म यहीं से तो प्रवेश करते हैं, क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ से जब ये बाधा ये लग जाती प्रॉपर्टी तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? आपको बताना, जो आजकल विद्यालय में सिलेबस है जीव विज्ञान का, उसमें यौन शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर सम्मिलित करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर 12th लेवल पे हैं, मीन्स कि आप मेच्योर हो चुके हैं, ठीक, तो आप लोगों को यौन यौन शिक्षा यानी कि यौन के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपके जो विद्यालय के सिलेबस में यौन शिक्षा को देना आवश्यक है, जिसके निम्न लाभ हो सकते हैं। पहला क्या है, इससे बच्चों को अपने जननांगों के बारे में समय अनुसार उनमें होने वाले परिवर्तनों की सही जानकारी प्राप्त होगी। क्या होता है कि बच्चे में मैच्योरिटी के बाद जब बाल्यावस्था से परिपक्व मैच्योरेशन पीरियड में पहुंचते हैं बच्चे, तो उनके शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है और वो परेशान होते रहते हैं। तो जब यौन शिक्षा को उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा, तो इस समस्या से उनको क्या कहते हैं, निजात मिल जाएगा और उनके जननांगों के बारे में जो उनके खुद हैं तथा उनमें जो समय के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं, उसके उसको लेकर जो उनके मन में विचलित कई सारे प्रश्न होते हैं, उन पे क्या कहते हैं, एक अंकुश लग जाएगा और उनके समस्याओं का निवारण हो सकेगा। नेक्स्ट है, वे जननांगों की सफाई व देखभाल के प्रति सजग होंगे, जिससे कि रोग से बचाव होगा। मैच्योर होने के साथ साथ कई सारे जननांगों कई सारे परिवर्तन होते हैं, अर्थात ठीक है। और समय समय पर जननांगों की सफाई भी की जानी आवश्यक होती है, नहीं तो कई सारे इन्फेक्शन के थ्रू कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए क्या है आवश्यक है, जननांगों की उचित समय पर सफाई होते रहना। नेक्स्ट क्या है, वे एसटीडी के बारे में जान पाएंगे। एसटीडी का मतलब होता है क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसऑर्डर, मीन्स के सेक्सुअल ट्रांसमिट के द्वारा जो डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी होगी, तथा जब उनको जानकारी होगी इस चीज की, तो उसके प्रति वे सजग रहेंगे। नेक्स्ट, वे यौनावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक व्यवहारात्मक परिवर्तनों की सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यौनावस्था यानी मैच्योरेशन पीरियड में शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, तथा शरीर के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है, और जब ये दोनों परिवर्तन होते हैं तो ऑब्वियसली कि उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। जब इन सब चीजों के बारे में उसको पहले से ही पता रहेगा, तो क्या कहते हैं, वो उन सब चीजों के प्रति पहले से ही तैयार रहेगा और वह परेशान नहीं होगा। आगे देखते हैं, बच्चे गलत रास्ते पर जाने व गलत धारणाओं से बचेंगे। कई लोग क्या कहते हैं, शारीरिक परिवर्तन से परेशान हो जाते हैं और गलत रास्ते अपना लेते हैं कि, और जब उनको इनके सिलेबस में सम्मिलित कर लिया जाएगा और उनको यौन शिक्षा यानी कि यौन के बारे में सही जानकारी प्राप्त रहेगी, तो ये जो चीजें हैं इन पे अंकुश लग जाएगा। जो गलत धारणाएं बन जाती हैं बच्चों के मन में, और वो गलत धारणाओं के साथ साथ वे कुछ गलत काम भी करने लगते हैं, उस पर कुछ हद तक अंकुश लग जाएगा। नेक्स्ट है, वे परिवार नियोजन व स्वस्थ लैंगिक संबंधों के बारे में जान पाएंगे। परिवार नियोजन की कई सारी ऐसी युक्तियां हैं जिनके बारे में अमूमन मैच्योर, जो कि एक परिपक्व व्यक्ति होते हैं, उनको ही सही से नहीं होती है, क्योंकि उनके टाइम पर यौन शिक्षा थी ही नहीं। ठीक, अगर उचित समय पर उन लोगों को यौन शिक्षा दी जाती, तो आज के टाइम में जो परिवार नियोजन से पूरा विश्व क्या कहते हैं, परेशान है, बढ़ती जनसंख्या से, परिवार नियोजन के बारे में अगर उचित जानकारी होती तो कुछ हद तक उस पर अंकुश लगाया जा सकता। तो अगर जैसे हम लोगों ने उसको सम्मिलित कर लिया यौन शिक्षा को, तो हम उन लोगों को आसानी से क्या परिवार नियोजन के बारे में बता सकेंगे, जिससे परिवार नियोजन के साथ साथ जो लैंगिक संबंध है उसके बारे में भी जान पाएंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, विद्यार्थी जननात्मक रूप से स्वस्थ एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग देंगे। जब इन सब चीजों के बारे में उनको पहले से ही जानकारी रहेगी, तो एक स्वस्थ समाज और जिम्मेदार नागरिक के रूप में वे अपना योगदान समाज में दे पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवाणी अच्छेदन या वैक्सेक्टॉमी तथा डिम्बवाणी अच्छेदन यानी ट्यूबेक्टॉमी को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, अथवा बांधकरण से क्या तात्पर्य है। आपको वैक्सेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी के बारे में बताना है चित्र के माध्यम से। ठीक है।
नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। अच्छा, वैक्सेक्टॉमी थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसेक्टॉमी जो होता है, वैसेक्टॉमी किससे संबंधित है? पुरुष से। और ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी के लिए बताया, जहां पे ट्यूब शब्द आ जाए वो समझ लेना कि किससे संबंधित है, महिला से। तो वैक्सेक्टॉमी पुरुष में स्थायी गर्भनिरोधक युक्ति है जो पुरुष की नसबंदी से संबंधित है, और ट्यूबेक्टॉमी महिला में एक स्थायी गर्भनिरोधक युक्ति है जो कि महिला के नसबंदी से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बांधकरण या क्या कहते हैं, नसबंदी में नर या मादा की बांधकरण या नसबंदी जो होती है, उसमें नर व मादा के जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर कट करके बांध कर जननांगों को जनदों से निकलने वाले युग्मक, युग्मक क्या होंगे? जनदों से जो निकलने वाले युग्मक क्या हो जाएंगे? शुक्राणु और अंडाणु। जो जनन से युग्मक का जो जनन से युग्मक निकलते हैं, युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। यह जनन क्षमता को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने की एक सर्वाधिक सफल विधि है। ये विधियां निम्नलिखित है। तात्पर्य यह है कि जो नसबंदी होती है, पुरुष में पुरुष जनन वाहिनियां के द्वारा जो कि क्या कहते हैं, शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, और वो क्या कहते हैं, शुक्राणु निकलते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, मादा नसबंदी में जो अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है और अंडाणु जो निकलते हैं, जो निषेचन के स्थायी रूप से जिस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे शुक्रवाहिनियों से शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य होता है, तथा महिला में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु पहुंचते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस्थमस के पास से महिला के जो क्या कहते हैं, जननांग में इस्थमस के पास से उसकी नस को काट कर अलग कर देते हैं और बांध देते हैं, जिससे कि शुक्राणु वहां पर नहीं पहुंच पाता है। और अगर पुरुष में यही क्रिया संपन्न करते हैं, जो शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य शुक्रवाहिनी करती हैं, शुक्रवाहिनियों को कट कर देते हैं और बांध देते हैं, जिससे कि शुक्राणु क्या कहते, शुक्राणु शिश्न तक नहीं पहुंच पाते। जब शिश्न तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वह एक क्या कहते हैं, स्थायी गर्भ निरोधक युक्ति बन जाती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? पुरुष नसबंदी। इसके बारे में देख लेते हैं। महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी। महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। इस विधि में होता क्या है? चित्र के माध्यम से देखते हैं। इस विधि में सबसे पहले ये होता है क्या आपका? फैलोपियन ट्यूब, ये वाला भाग फैलोपियन ट्यूब, और ये होता है, ये पार्ट होता है इस्थुमस। इस्थुमस। और निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। और ये यहाँ से शुक्राणुओं का प्रवेश होता है, ये यहाँ से होकर इस्थुमस के द्वारा ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। तो यही इस्थुमस के पास से ही इस नस को काट दिया जाता है और काट के बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणुओं का प्रवेश फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता और अंडाणु यहीं पर रहते हैं, और अंडाणु के साथ ये नहीं जुड़ पाते हैं या संलयित नहीं हो पाते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। और यह क्रिया दोनों भाग में करते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड से इस्थमस के पास से कट कर देते हैं और फैलोपियन ट्यूब को बांधकर अलग कर देते हैं, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित नहीं हो पाते हैं और निषेचन क्रिया में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, अंडवाहिनियों को ही बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिससे कि अंडा या अंडवाहिका नलिका में आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक, तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और गर्भधारण रोक दिया जाता है।
यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जा सकता है, संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जाए, क्योंकि अंडवाहिनियों को काटने के लिए उदर की शल्य क्रिया करनी पड़ती है। जो अंडवाहिनियों के जो काटने की क्रिया होती है वह उदर की शल्य क्रिया के ही थ्रू होती है। तो इसके लिए यह कार्य कब संपन्न होता है? यह कार्य होता है संतान उत्पत्ति के समय ही संपन्न होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें करते कुछ क्या करते हैं, सिर्फ फैलोपियन ट्यूब को काट कर अलग कर देते हैं स्टमक के पास से, जिससे कि अंडाणु शुक्राणु से संलयित नहीं हो पाता है। और यह कब करते हैं? संतान उत्पत्ति के समय करते हैं। और यह ऑपरेशन कहाँ पर? उदर की शल्यक्रिया द्वारा करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सेक्टॉमी। वैक्सेक्टॉमी या इसी को बोलते हैं पुरुष का ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी। महिला की नसबंदी की तरह ही क्या होता है, पुरुष में भी नसबंदी की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनियां होती हैं जो कि शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती हैं। इन शुक्र वाहिनियों को कट करके अलग कर बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है। ये क्या है? शुक्रवाहिनी हो गई, शुक्रवाहिनी ये हो गई। इसी को यहाँ से कट कर देते हैं और दोनों भाग अलग हो जाते हैं और इनको बांध देते हैं। ठीक। और ये क्या है? वृषण। वृषण में ही शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है और अधिवृषण में शुक्राणु संचित रहते हैं, और ये यहाँ पर। और यहीं से क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं। इसको कट करके बांध देते हैं। और यह क्रिया मनुष्य में एक जोड़ी वृषण या दो वृषण होते हैं, तो दोनों साइड में करनी पड़ती है। किसी एक साइड में अगर हम कर देंगे तो यह क्या कहते हैं, क्रिया में बाधा उत्पन्न जो करने के लिए हम कर रहे हैं वह संपन्न नहीं होगी। यहाँ हमें दोनों साइड में ही करना पड़ेगा। किसी एक साइड में करने से यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि अगर हमने इधर तो बंद कर दिया है शुक्रवाहिनी के थ्रू शुक्राणुओं को ले जाने के कार्य को, तो ये इधर से जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब इधर से जाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर शुक्राणु तो ऑब्वियसली शिश्न द्वार के थ्रू पहुंच जाएंगे और क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो महिलाओं की तरह इसमें भी क्या करते हैं, पुरुष में शुक्रवाहिनियों के ऑपरेशन से वीर्य में शुक्राणुओं की उपस्थिति को रोक दिया जाता है। ठीक। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काट कर, पुरुष की जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी यानी कि ये, इनको काट कर बांध दिया जाता है। और यह अत्यंत सरल ऑपरेशन होता है। मीन्स कि इसमें कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होती, जो कभी भी कराया जा सकता है। महिला में कराने के लिए एक विशेष समय होता है, जो कि गर्भाशय के क्या कहते हैं, जन्म यानी कि महिला में यह क्रिया कब संपन्न की जाती है? संतान उत्पत्ति के समय। जबकि पुरुष नसबंदी में यह क्रिया किसी भी समय कराई जा सकती है। यह अत्यंत सरल ऑपरेशन होता है जो किसी भी समय कराया जा सकता है। इसका पुरुष की संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स कि जो पुरुष की जो संभोग क्षमता है, कुछ लोगों के मन में यह भ्रांति रहती है कि अगर हमने क्या कहते हैं, नसबंदी करा ली तो हमारी जो संभोग क्षमता है वह क्षीण हो जाएगी। तो उस पुरुष नसबंदी में संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस शुक्राणु जो वीर्य में मिलने के पश्चात शिश्न से बाहर निकलते हैं, वह शुक्राणु वीर्य में नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि जनन प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और ये दोनों क्या होते हैं? स्थायी गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, अथवा यौन संचारित रोग जनन स्वास्थ्य हेतु एक खतरा है, ऐसे किन्हीं दो रोगों का उल्लेख कीजिए एवं इन्हें रोकने के उपाय बताइए। मीन्स कि जो यौन से संचारित रोग हैं उनके बारे में बताना है, किन्हीं दो रोगों के बारे में आपको बताना है, तथा उनसे बचाव के उपाय को भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहले समझ लेते हैं यौन संचारित रोग क्या होती है। यौन संचारित रोग वे रोग होते हैं जो यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होते हैं, और यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होकर फैलने वाले रोग ही क्या कहलाते हैं? यौन संचारित रोग कहलाते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? एसटीडी या सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है।
और ये कई सारे रोग हो सकते हैं, जैसे कि क्या, सिफेलिस हो गया, हर्पीस हो गया। ये सब क्या है, सेक्सुअल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के हैं, या संचारित रोग जनन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी। ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन्हीं, ये ये कई सारे हो सकते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सुजाक, या इसी को क्या बोलते हैं, गोनोरिया। यह यह जो होता है, यह रोग नाइसेरिया गोनेरिया, जो कि सुजाक या गोनोरिया रोग होता है, नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना, यह रोग किसके द्वारा होता है, नाइसेरिया गोनेरिया गोनोरिया जीवाणु द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या है या सिम्टम्स क्या है? पुरुष में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, और रोगी को मूत्र त्यागने में अत्यंत पीड़ा या जलन का सामना करना पड़ता है। यह रोग ज्ञानेंद्रियों को भी हानि पहुंचाती है। ठीक है, इसके प्रभाव से जोड़ों में सूजन या पीड़ा होने लगती है। तो यह पुरुषों में जो होता है, इसके पुरुषों में इस रोग के संक्रमण में जो लक्षण है, उसमें मूत्र मार्ग में सूजन, मूत्र त्यागने में जलन या पीड़ा का सामना करना पड़ता है, ज्ञानेंद्रियां भी क्षीण हो जाती हैं, तथा जोड़ों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। फीमेल में इसका क्या, गोनोरिया सुजाक का क्या असर होता है? फीमेल में होता है एब्डोमिनल पेन और पेन विद इंटरकोर्स। मीन्स कि जो संभोग की क्रिया के दौरान क्या होता है, इनके महिलाओं में पेट में अत्यंत दर्द होता है। ठीक है, या इंटरकोर्स के दौरान जो फीमेल्स होती हैं, उनके पेट में बहुत ही ज्यादा पेट में पेन या दर्द आराम हो जाता है। दूसरा क्या है, वजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग। जो इनके वजाइना है, इसमें डिस्चार्ज या स्राव, योनि में स्राव, या फिर ब्लीडिंग या रक्त प्रवाह चालू हो जाता है। किसके कारण? गोनोरिया डिजीज के द्वारा। और पुरुष में इसका क्या असर पड़ता है? इन्फेक्टेड किडनी, यानी कि किडनी में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, यूरिनरी मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है। बर्निंग सेंसेशन विद यूरिनेशन, मीन्स कि मूत्र त्यागने के समय मूत्र में जलन, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनल, मीन्स की जो होता है लिंग में सूजन आ जाती है। लिंग और स्वेलन टेस्टिकल्स मीन्स कि वृषणों में सूजन आ जाती है। डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, लिंग से स्राव होना चालू हो जाता है। तो ये थे गोनोरिया के कुछ सिम्टम्स, जिसको सुजाग भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, उपदंश या सिफेलिस। ठीक है, यह रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक एक जीवाणु होता है, जिसके द्वारा इस रोग का संचारण होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इस जीवाणु के संक्रमण में प्रथम अवस्था में नर के शिश्न या मादा की योनि पर लाल रंग के चकत्ते या दाने हो जाते हैं। जो प्रथम अवस्था क्या होती है, इसमें नर के शिश्न पर और मादा की योनि पर लाल रंग के दाने या चकत्ते पड़ने लगते हैं। परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय, परिपक्व जब मैच्योर हो जाता है, तो यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क, यकृत और अस्थियों को भी प्रभावित करता है। तो यह था, वो क्या कहते हैं, सिफेलिस के लक्षण। और यह रोग होता किसके द्वारा है? ट्रिपोनेमा पैलिडम के थ्रू। एक ट्रिपोनेमा पैलिडम क्या है? एक जीवाणु है। नेक्स्ट है जननांगों की हर्पिस। इस पे टिप्पणी लिखने को कई बार आया है, जननांगों के हर्पिस पे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, जो हर्पिस डिजीज होता है, यह किसके द्वारा होता है? सिंप्लेक्स वायरस या सिंप्लेक्स विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग में पुरुष के शिश्न में अत्यधिक दर्द होता है, तथा स्त्री के यौन में छाले बन जाते हैं और दर्द होता है। इसमें क्या होता है, पुरुष का जो शिश्न होता है, इसमें अत्यधिक दर्द यानी पीड़ा होती है,
ठीक। और स्त्रियों में क्या होता है, स्त्री के जो योनि मार्ग होता है, योनि मार्ग, योनि मार्ग, योनि मार्ग में कुछ इस तरीके से छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, छाले बन जाते हैं और दर्द होना आरंभ हो जाता है। ये इस तरीके से कुछ छाले बन जाते हैं स्त्री के योनि मार्ग में और दर्द होना आरंभ हो जाता है, जो कि हर्पिस के कुछ सिम्टम्स थे। चलिए देखते हैं आगे। अगला है क्लेमाइडियसिस। जो नेक्स्ट है क्लेमाइडियसिस, यह किसके द्वारा होता है? क्लेमाइडोमोनास ट्रैकोमेटिस। यह रोग होता है क्लेमाइडोमोनास ट्रैकोमेटिस द्वारा। ठीक है, इसके कुछ लक्षण हैं। इसके लक्षण है, स्त्री में जो योनि स्राव स्टार्ट हो जाता है, मूत्र विसर्जन के दौरान जलन होती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक में जलन स्टार्ट हो जाती है। और जो आर्तव चक्र में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, जो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें जो रक्त स्राव की प्रक्रिया है, उसमें रक्त अत्यधिक स्राव होने लगता है। ठीक है, और ज्वर यानी कि बुखार भी आता है। ये इस रोग के कुछ प्रमुख लक्षण थे। देखिए, ये यहाँ पर आपको कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं मेल और वुमेन्स के। पेनल डिस्चार्ज और बर्निंग पेनफुल ड्यूरिंग यूरिनेशन मीन्स कि मूत्र त्यागने के समय मूत्र में अत्यधिक जलन। और टेस्टिकुलर स्वेलिंग मीन्स कि जो वृषण कोष है उसमें सूजन आ जाती है। वेजाइनल डिस्चार्ज, योनि स्राव, बर्निंग पेनफुल ड्यूरिंग यूरिनेशन मीन्स कि मूत्र त्यागने के समय मूत्र मार्ग में जलन। और एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स मीन्स कि जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब इनमें पीरियड्स का टाइम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। अथवा वे कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकी है जिनका प्रयोग बांध दंपतियों हेतु किया जाता है। बांध दंपतियों हेतु किन्हीं 3 तकनीकों का वर्णन कीजिए। इसमें बांध दंपतियों के क्या कहते हैं में संतान उत्पन्न को प्रेरित करने के लिए एक तकनीक बताई गई थी, वो कौन सी थी? ART। ठीक है, तो आपको इससे संबंधित बताना है। बांध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां। बांध दंपतियों को संतान देने हेतु जो विधियां थी वो सभी किसमें थी? ART, जिसको क्या बोलते हैं? असिस्टेड, क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या इसी को बोलते हैं ART। यह उत्कृष्ट तकनीक है जिसके द्वारा दंपति में बांधता या बांझपन का निवारण किया जाता है। इस ART या सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग ही जो बांध दंपति हैं उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। और ART में मैंने बताया था कई सारी तकनीक सम्मिलित हैं। JIFT, GIFT, ICSI, ये सभी तकनीक किसके अंतर्गत? ART के अंतर्गत आती है। और ART में ये बांध दंपति जो होते हैं उनमें संतान उत्पन्न हेतु सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह तकनीक बांधता से पीड़ित दंपतियों के लिए आशा की किरण है। मीन्स कि जो बांधता या बांझपन से पीड़ित होते हैं उनमें उन दंपतियों में संतान उत्पन्न को प्रेरित करती है। जब बांधता के कारणों का उपचार द्वारा ठीक करना असंभव होता है। मीन्स कि इन केस जब बांझपन को हम किसी मेडिसिनल तरीके से या मेडिसिन के थ्रू या नॉर्मल वे में नहीं ठीक कर पाते हैं, तब हम किस तकनीक का उपयोग करते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो उस समय कौन सी तकनीक कारगर होती है? ART या सहायक जनन प्रौद्योगिकी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। और ये तकनीक सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी की विधियां निम्न है। पहली विधि है
अंतःपात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ जिसको बोलते हैं। आईवीएफ में क्या करते हैं, निषेचन हम कृत्रिम माध्यम में, किसी प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में करते हैं, जिसमें कि अंडाणुओं को, महिला के अंडाणुओं को पहले से किसी डिस्क, पेट्री डिस्क में रखे शुक्राणुओं के साथ मिला देते हैं, जिससे कि वह निषेचित हो जाता है, और जिससे कि एक निषेचित निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है और एक युग्मनज या जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस युग्मनज या जाइगोट को हम क्या करते हैं, किसी माता के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे कि एक परिपक्व शिशु का जन्म कुछ समय पश्चात हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी देख रहे हैं। यह निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। जो जो भी चीज लैब में बनती है वह एक कृत्रिम प्रक्रिया ही कहलाती है, ठीक है, जिसमें किसी मादा के अंडाशय को निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में जो शुक्राणु होते हैं, जिसको पेट्री डिस्क में रख लेते हैं, से कराया जाता है। इस प्रकार के निषेचन शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराने। अच्छा, अंतःपात्र निषेचन इसको इसलिए भी कहते हैं कि यह निषेचन की क्रिया जो होती है शरीर के बाहर किसी प्रयोगशाला में रखे पात्र में कराई जाती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, अंतःपात्र निषेचन कहते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद निषेचित अंडे को मादा के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। निषेचित अंडा यानी कि जो अंडा निषेचित हो गया और युग्मनज का फॉर्मेशन हो गया है, उसको किसी माता के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। परिपोषी मातृ यानी होस्ट मदर या सरोगेट माँ के मादा में भ्रूण के विकास हेतु अनुपयुक्त गर्भाशय होने पर, भ्रूण के विकास हेतु जो अनुपयुक्त गर्भाशय होता है, उस पर इस विधि में आईवीएफ द्वारा प्राक शुक्राणु को एक अन्य स्त्री यानी सरोगेट माता में स्थानांतरित कर देते हैं, या दात्रे माता, इसको बोलते हैं फॉस्टर मदर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दात्रे माता में यह भ्रूण जन्म तक या अस्थायी रूप से निश्चित समय तक परिवर्धित होता है। इस स्त्री को ही सरोगेट माँ या सरोगेसी प्रक्रिया भी बोलते हैं। इस स्त्री को क्या बोलते हैं, सरोगेट माँ, और जो यह प्रक्रिया संपन्न होती है इसी को बोलते हैं सेरोगेसी। तो कभी कभी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है सेरोगेट, सेरोगेट, एक मिनट, यहाँ पर सेरोगेट माता, सेरोगेट माता पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, या सेरोगेसी पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको यही बताना है। अंतःपात्र निषेचन में जो इतना प्रक्रिया है, यही सेरोगेट माता में भी आपको कारगर रहेगा। और क्या कहते हैं, अगर आपको पूछता है कि अंतःपात्र निषेचन या आईवीएफ पर टिप्पणी लिखिए, तब भी आपको यही बताना है। चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि महिला को क्या कहते हैं, कुछ दवाओं को दिया जाता है, जो कि अंडाणुओं को दवाओं को दिया जाता है। स्त्रियों को कुछ दवाएं दी जाती हैं और इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो क्या करता है, ओरिएशन स्टिमुलेशन को करता है, यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। फिर उसके पश्चात क्या करते हैं, उसमें जब अंडाणु मेच्योर हो जाता है तो अंडाणु को ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू इंजेक्ट करके शुक्राणु को, उसको अंडाणु को फर्टिलाइज कर लिया जाता है। और अंडाणु जब फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जो कि पैट्रिक डिस्क में या किसी प्रयोगशाला में किसी पात्र में संपन्न होता है। उसमें जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो उसमें किसी एक एम्ब्रियो जो कि स्वस्थ और अच्छा होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। उसके पश्चात लेप्रोसी सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, ये इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें इस सर्जरी में क्या करते हैं, इस एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे शिशु का विकास होने लगता है और
शिशु का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट है अंतः गर्भाशय शुक्राणु सेचन या इंट्रा यूरेटाइन इंसेमिनेशन, इसी को बोलते हैं IUI। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के जो वीर होते हैं, वीर यानी कि शुक्राणु कम होते हैं, जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है, उनमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, प्रयोगशाला में नर के वीर्य से शुक्राणु को पृथक कर लिया जाता है। जो वीर्य है उसमें जो शुक्राणु होते हैं उनको पृथक करके कृत्रिम रूप से मादा की योनि या गर्भाशय में स्थापित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो मनुष्य होता है या नर होता है उसके क्या कहते हैं, वीर्य से शुक्राणु को हम लोग अलग कर लेते हैं, वास्ट स्पर्म ले लेते हैं, ठीक। उसको कैथेटर के थ्रू हम लोग योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाकर अंडाशय के साथ फैलोपियन ट्यूब में जाकर अंडाणुओं के साथ संपर्क में आता है और क्या कहते हैं, एक युग्मनज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था IUI। और इसका प्रयोग किन व्यक्तियों में किया जाता है, उन नरों में इसका उपयोग किया जाता है जिसमें स्पर्म काउंट कम होते हैं या स्पर्म की संख्या कम होती या फिर उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट, यह क्रिया भी क्या कहते हैं जो होती है, नेक्स्ट है ICSI, इसी को बोलते हैं अंतः कोश के शुक्राणु निक्षेपण या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में शुक्र भ्रूण बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है जिसमें शुक्राणुओं को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस क्रिया में क्या कहते हैं, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को डायरेक्ट अंडाणु में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यह तकनीक उन व्यक्तियों में या उन पुरुषों के लिए की जाती है का यूज इस तकनीक का यूज किया जाता है जिनमें शुक्राणुओं का अभाव या स्पर्म काउंट कम होता है, या जो शुक्राणु होते हैं वे अंडाणु के बाह्य परत को, जिसको बोलते हैं जोना पेलोसुडा, को भेदने में असक्षम होते हैं। जोना पेलोसुडा जो क्या कहते हैं, अंडाणु के बाह्य लेयर या बाह्य परत होती है उसको भेदने में ये शुक्राणु असक्षम होते हैं। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICS का प्रयोग करते हैं और एक इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। यह मान लो कोई प्रयोगशाला में हमने पेट्रिटिक्स में एक अंडाणु को ले लिया, ठीक है। अंडाणु को क्या करते हैं, एक अंडाणु में हम एक कैथेटर या इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि अंडाणु निषेचित हो जाता है और एक युग्मनज यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण या ZIFT या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ZIFT या जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रयोगशाला में निषेचित किए गए युग्मनज यानी कि जो हमने IVF टेक्निक के थ्रू प्रयोग में अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित किया था, वो उन अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित करके युग्मनज का जो फॉर्मेशन हुआ था उसको 24 घंटे के पश्चात, मीन्स के 24 घंटे के बाद 8 कोटि पूरक या ब्लास्टोपोर 8 कोट पूरक या ब्लास्टोपोर की अवस्था में मादा के जो अंडवाहिनी होती है, जो मादा होती है उसकी अंडवाहिनी ये होती है जो जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी में लेप्रोस्कोप द्वारा एक सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोप की सर्जरी के द्वारा इसको इसमें परिवर्धित यानी स्थानांतरित कर देते हैं जिससे कि क्या एक युग्मनज या जाइगोट एक क्या कहते हैं भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाता है और क्या कहते हैं मादा संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाती है। नेक्स्ट है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण या इसी को बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है। अच्छा, इसका प्रयोग स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए करते हैं। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनमें अंडाणु नहीं बनता है। अंडाणु जिनमें नहीं बनता है उसमें एक
दाता स्त्री यानी किसी अन्य स्त्री से अंडाणु को लेकर उस स्त्री के जो कि जिसमें अंडाणु की बनने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही या अंडाणु फॉर्मेशन में सक्षम नहीं है, उस स्त्री के अंडवानी यानी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं। तो यह तो हो गया स्त्रियों के लिए। और यही क्रिया जब पुरुषों में होती है तो उसमें क्या करते हैं, पुरुष के जब शुक्राणु पुरुष के शुक्राणु जब क्या कहते हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं या फिर उनमें क्या कहते हैं शुक्राणु अंडाणु की जो वाय लेयर होती है उसको भेदने में असक्षम होते हैं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम एक कैथेटर में शुक्राणुओं को संग्रहित कर लेते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात शुक्राणु के बाद अंडाणुओं को उसके पीछे कलेक्ट कर लेते हैं और कैथेटर में संग्रहित कर लिया जाता है और फिर उसको इस तरह में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट करने के लिए हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आज के कुछ मुख्य प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें जो सबसे उच्च या अच्छी क्वालिटी का जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसको लेकर महिला के उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये थे आज के मुख्य प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए, थैंक यू।